हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप लोगों के सहायता में 2021 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था सेकंड सिटिंग में विज्ञान विषय का, उसको लेकर के आए हैं। ये वीडियो इस पूरे सीरीज का 9वां वीडियो है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देखिए, क्योंकि आपको इस पूरे वीडियो को देखने से आपको 100% यानी 40 में 40 नंबर विज्ञान के जितने ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा बन जाएगा। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और हो सके तो इसे अपने अनुसार क्वेश्चन आंसर दीजिए, फिर आपको मिलाइए और उसके बाद चेक कीजिए कितना सही है कितना गलत है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो जल का उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है, पीतल का उपयोग नहीं किया जा सकता। कांच का तो उपयोग लेंस बनाने के लिए होता ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। यानी पीतल का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या है जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर जो होता है वह स्थिरांक के बराबर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। यानी कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, तो वह हमारे आँख का रेटिना होता है, जिसे आँख का पर्दा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। यानी कि अभी तुरंत बताए थे कि अपवर्तन के नियम से होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो उसका होता है वैल्यू होता है साइन आई बट्टा साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, तो फोकस दूरी वो भी किस धनात्मक है, और हम सभी जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी धनात्मक होते हैं। तो ये दर्पण जो होगा वह उत्तल दर्पण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। जब आप तालाब के तली को देखिएगा, जब उसमें पानी भरा होता है तो थोड़ा उथली सा लगता है, या आप किसी बाल्टी में या किसी टब को पानी से भरकर उसके पेंदी को देखिएगा तो अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा किस लिए होता है, तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यानी कि किसी अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है। हम सभी जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या नहीं तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी r बराबर 2f। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो लाइन से बिजली से चलने वाला जो हीटर होता है उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक हीटर। उसका जो कुंडली बना होता है वो किसका बना होता है, तो इसका होता है नाइक्रोम के तार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बिजली से जितने भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, जितने भी चीज़ को गर्म करते हैं उसमें सभी में नाइक्रोम का तार लगा होता है। जो विद्युत का बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का तार लगा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, यानी 1 यूनिट अगर आप विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो उसका होता है 3.6 × 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसे ही 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा इकाई किसकी है, यानी 1 किलोवाट घंटा जो इकाई है वो किसका है, तो ये शक्ति का ऐसा मात्रक है, यानी कि 1 घंटा में, यानी कि कोई विद्युत मोटर है वो 1 किलो यानी कि 1000 वाट का है और 1 घंटे तक वो काम किया तो उसके काम करने की जो शक्ति है उसे ही किलोवाट घंटा में मापा जाता है, इसीलिए ये शक्ति का ऐसा मात्रक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि हम अपने घरों में विद्युत उपकरण को सुरक्षित करने के लिए घरों में जहाँ से विद्युत सप्लाई होती है उसके शुरू में हम एक विद्युत फ्यूज लगाते हैं और जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत फ्यूज उड़ जाता है और हमारे जो भी विद्युत उपकरण है वो बच जाते हैं। तो वो विद्युत फ्यूज जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है क्या, ऊष्मीय सिद्धांत पर। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो तार गर्म होता है और तार गर्म होने के कारण टूट जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। यानी कि और जो विद्युत का जो तार होता है वो बनाया जाता है टीन का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर के विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी वोल्ट मीटर जो होता है उसे विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर हमेशा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि जो जल विद्युत का बनाता है तो जल विद्युत में किस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, तो उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। जो बंधे हुए जल होते हैं, बांध के सहारे जल रुका हुआ होता है, उसमें काफ़ी मात्रा में स्थितिज ऊर्जा स्टोर रहता है, जिसे एक छोटी सी पाइप के सकड़े पथ के द्वारा गुजारा जाता है और वहाँ एक टरबाइन लगा होता है, जिस टरबाइन को घूमने से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में सबसे पहले बता दूं कि अक्रिय गैस भरी रहती है। अक्रिय गैस में हीलियम और नाइट्रोजन होता है। अक्रिय गैस को ही निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो निष्क्रिय गैस तो यहाँ हो सकता था, किंतु यहाँ पर नाइट्रोजन इसमें भरा रहता है और हीलियम भी भरा रहता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या है, यानी कि कोई नीला लिटमस पत्र है उसे लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल करता है उसे कहा जाता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है और यहाँ 7 से कम 2 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो यहाँ पर CnH2n सूत्र है अल्कीन का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्कीन CnH2n। लोहे का परमाणु संख्या क्या है, तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है वह 26 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, यानी जो स्टेनलेस स्टील होता है यानी जिसमें जंग नहीं लगता है उसमें लोहा एवं कार्बन के अलावे इसमें निकेल और क्रोमियम का भी
मिश्रण होता है, जिस कारण से इसमें जंग नहीं लगता। अगला है पीतल है, यानी पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यौगिकों की कौन अम्ल है? यानी यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम दिए गए, इसमें से आपको पता करना है कि अम्ल कौन है। तो जैसा कि जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उसका सूत्र होता है, तो यहाँ पे H2SO4 यह क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? अम्ल है, H2SO4। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? यानी कि यहाँ पर कुछ सूचकों के नाम दिया गया है। सूचक वे होते हैं जो अपना रंग बदल करके अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है। तो यहाँ पर जो कुछ दिया गया है उसमें से प्राकृतिक सूचक, तो ये हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, जो अपना रंग बदल करके अम्ल और क्षार होने का क्या देता है? प्रमाण देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी। अगला है OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिकों का नाम क्या है? यानी जिसका OH होता है अल्कोहल का, और जिसमें ये लगे तो इसमें हॉल नाम जुड़ जाता है, तो अल्कोहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। जैसे अगर मीथेन में जुड़ेगा OH तो हो जाएगा मिथेनॉल, इथेन में जुड़ेगा तो इथेनॉल। इस प्रकार से इसका नाम बदल जाता है। अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड के जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड को आप जल में मिलाइएगा तो अभिक्रिया करके एथाइन नामक गैस का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 3 होती है, जिसका ओजोन का सूत्र ही होता है O3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, यानी कि ऐसा कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? वैसे तो सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? यानी सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन से है? तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन यहाँ पर मीथेन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? यानी कि क्षारक के ऑक्साइड यहाँ पर कौन सा है? तो क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पर है Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। अगला है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, यानी बेकिंग पाउडर को आपको निर्माण करना है तो आप किस किस चीज़ को मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा? तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आपको मिलाना पड़ेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, यानी NaCO3 और टार्टरिक अम्ल। इन दोनों को मिलाने से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा की गई थी? यानी न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1664 ईस्वी में, और उसके बाद लगभग 200 वर्षों के बाद वो 1831 में एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ही कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन, यानी केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? यानी पौधा जो अपना भोजन बना करके रखता है वो किस रूप में रखता है? तो पौधे में भोजन बना के स्टार्च के रूप में रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि द माइक्रोग्राफिया नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, द माइक्रोग्राफिया। अगला प्रश्न है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पौधे और पशु यानी कि एनिमल सेल के बारे में जो ज्ञान है यानी अध्ययन किया जाता है, उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ होता है,
यानी कि मानव का जो हृदय होता है वह किस चीज़ से घिरा होता है, तो उस घिरे हुए चीज़ को कहा जाता है पेरिकार्डियम यानी पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बीजांड की ओर परागन नलिका की वृद्धि का कारण होता है, यानी जो बीजांड होता है पुष्प में एक होता है बीजांड, तो बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि यानी बीजांड की ओर जो पराग नलिका होता है उसका वृद्धि होता है, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है केमोट्रोफिज्म के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त कोशिका होता है, एक होता है लाल रक्त कोशिका, दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिका। तो श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि 12 से 20 दिन का होता है, जबकि लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि 120 दिन का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी वाइल जूस, यानी पित्त रस वाइल जूस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो कहाँ से स्रावित होता है यानी रिलीज होता है, तो ये होता है यकृत से। इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत यानी कि लिवर। अगला प्रश्न है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, यानी जिस जीव का रक्त लाल नहीं होगा, यानी रक्त लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, जिस जीव का रक्त लाल नहीं होगा उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर मक्खी है, मक्खी का रक्त सफ़ेद श्वेत कलर का होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए किसी के शरीर में तो उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसे होगा एनीमिया नामक बीमारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, यानी कि हमारे जो आहार नाल है उसमें एक अतिरिक्त अंग है जिसका वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं रह गया है, उसे कहा जाता है अपेंडिक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये उस समय में जब मानव का जो इवोल्यूशन हो रहा था, यानी बंदर से जब मानव बन रहा था, जो जंगली मानव हुआ करते थे उस समय इसका उपयोग होता था। कच्चे मांस जब खाया करते थे आदि मानव यानी जंगल में रहने वाले मनुष्य, तो उसे कच्चे मांस को पचाने के लिए अपेंडिक्स में एक प्रकार की बैक्टीरिया होता है उसे सहायता करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग पके हुए भोजन करते हैं तो इसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो हमारे शरीर में एक यह अवशेषी अंग बन के रह गया है, तो इसे कहा जाता है अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका प्रोटीन का पाचन है, यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। अगला इसका प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है, यानी मुख गुहा में, यानी हमारे मुख में आहार का कौन सा भाग पच जाता है, तो हमारे मुख, ऐसे हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का पचना हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, और यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में फेफड़ा से लेकर के पूरे शरीर के एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, तो कोशिका से ऑक्सीजन का जो वाहक है वो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अगला है कि रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो रक्त है उसमें शर्करा यानी कि चीनी यानी शुगर को कंट्रोल कौन करता है, तो उसे करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। इंसुलिन की कमी अगर शरीर में हो जाता है तो उसे मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक यानी कि चिनिया बीमारी हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी कि जो मानव का शरीर है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका पाया जाता है वो जिसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, एक होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन होता है -v/u। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस की कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? यानी अभिसारी लेंस की तरह कौन कार्य करता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है कि अभिसारी का अर्थ होता है कि एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलती है, उसे कहा जाता है अभिसारी। तो यानी कि उत्तल लेंस जो होता है, जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें दर्पण लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद सभी मुख्य फोकस पर केंद्रित हो जाती है, जिस कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, आकार में वस्तु से छोटा होता है और वह क्या होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। प्रत्येक दो माध्यम एक दूसरे के सरल और विरल होता है, यानी कि जो एक दूसरे से सघन होगा उसे सघन कहा जाएगा, जो एक दूसरे से विरल होगा उसे विरल माध्यम कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है कि डायनमो परिवर्तित करता है, यानी डायनमो जो होता है जिसे आसान भाषा में जनित्र कहते हैं, वो क्या करता है? तो जनित्र होता है, जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का पर आवेश होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? जो खिलौना होता है उसमें भी एक रिमोट चालित जो खिलौना होता है उसमें भी सेल लगता है। उस सेल का प्रकार क्या है? तो उसमें लगा होता है सूखा सेल, यानी कि शुष्क सेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी जो कार्य करने की क्षमता है, ये परिभाषा पूछ रहा है। तो कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा, यानी कि जितना ऊर्जा रहेगा उतना ही कार्य करेगा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण, यानी यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई है, इसमें हमें पता करना है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया वो होता है जो अधिक अभिक्रियाशील वाले जो धातु लवण होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले लवण को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर जैसे CaSO3 होगा नहीं, ये वाला होगा। जैसे फेरस है और कॉपर सल्फेट है, ये दोनों का अभिक्रिया जैसे यहाँ पर Fe4 होगा, यहाँ छूट गया है, यहाँ की 4 होगा, तो यहाँ पर FeSO4 हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा श्वेत रंग का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्नलिखित लवण कौन है? यानी कि यहाँ पर लवण दिया गया था, लवण कौन सा है? यानी कि लवण है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl।
अगला प्रश्न है तुतिया यानी नीला थोथा का अनुसूत्र होता है। तो नीला थोथा का सूत्र होता है SuSO4 × 5H2O, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गंधक की परमाणु संख्या है यानी सल्फर, सल्फर 100 से 16, सल्फर का रासायनिक सूत्र यानी गंधक का रासायनिक सूत्र होता है 16, यानी परमाणु संख्या होता है 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड होते हैं यानी अधातु जो होता है उसका ऑक्साइड किस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उदासीन होता है। तो अधातु का जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच 2 या त्रि आबंध हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यहाँ पर 2 या 3 आबंध वाले, यहाँ पर है 2 आबंध वाले हैं यानी कि यहाँ पर है C2H4 यानी इसके बीच 2 आबंध है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है। तो बेंजीन एक ऐसा तत्व है जिसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन C6H6। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में रखा गया है और इसे अक्रिय गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि इसका बाह्यतम कक्षा हमेशा भरा हुआ रहता है। अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नांकित में से कौन उपधातु है यानी उपधातु यानी धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे कहा जाता है उपधातु, और यहाँ पर उपधातु है Sb। अगला है कि पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन कहाँ से होता है। तो पौधे में श्वसन होता है पत्तियों के द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से स्वपोषी कौन से हैं यानी स्वपोषी कहने का अर्थ जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। तो हरे पेड़ पौधे होते को स्वपोषी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है यानी कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। तो उसे कहते हैं निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, ये एंड्रोजन एक मादा हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है यानी रुधिर यानी रक्त का चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, कौन कंट्रोल करता है रक्तचाप को। तो इसको कंट्रोल करता है एड्रिनल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण यानी कि यहाँ पर कुछ पादपों का दिया गया है उसमें एक लिंगी पादप कौन सा है। तो पपीता होता है एक लिंगी पादप। इसका सही पपीते का जो फूल होता है उसे कहा जाता है एकलिंगी पुष्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर कुछ हमारे शरीर के पार्ट का नाम दिया गया है जिसमें से मादा शरीर जनन तंत्र नहीं है। तो यह शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी, ये पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है यानी द्विखंडन के द्वारा क्या होता है, द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में, लेशमीनिया में, पैरामीशियम में, इनमें से सभी। तो अमीबा को में द्विखंडन विधि के द्वारा अपना जनन प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है यानी टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये होता है वृषण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो का लास्ट यानी अंतिम प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार यानी मानव के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो ये होता है 1200 से 1400 ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1.4 kg हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।